चलो फटाफट एएस 12 भी रिवाइज कर लेता है। ठीक है, बहुत ही इजी सा छोटा सा एएस है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है गवर्नमेंट हेल्प। गवर्नमेंट बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है। समटाइम्स दे गिव अ हेल्प इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी यानी पैसे के फॉर्म में, एंड समटाइम इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनिटरी हेल्प। नॉन मॉनिटरी हेल्प का मतलब है कि लैंड एंड बिल्डिंग एक सब्सिडाइज रेट में दे दिया आपको, या फिर एसेट्स परचेज करके दे दिया आपके बिहाफ में, दैट इज अ नॉन मॉनिटरी हेल्प। और मॉनिटरी हेल्प का मतलब होता है पैसा, पैसा देगा वो आप लोगों को। इज इट क्लियर? तो हम लोगों को एज अ बिजनेस हमारे बुक्स में जो गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है और कब रिकॉर्ड करना है। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट है, बड़े बड़े वादे तो कर देगा कि हम सारे बिजनेस जो लेट्स से सपोज एक्स सेक्टर ऑफ बिजनेस है, हम इस एक्स सेक्टर के बिजनेस को इतना रुपए का ग्रांट देंगे। वादा करने से क्या होता है, जब तक वादा पक्का नहीं होगा कि हाँ ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब तक हम लोग उस ग्रांट को हमारे बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले गवर्नमेंट का जो ये ग्रांट देने का वादा है, जब तक आपको लगता नहीं है कि मिलेगा ही, तब तक हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब ये जो ग्रांट मिल रहा है, ग्रांट किस नेचर का है, क्या ये रेवेन्यू नेचर का है या फिर कैपिटल नेचर का है, ये आपको क्लासिफाई करना होता है। इफ रेवेन्यू नेचर का है मतलब वो इनकम की तरह, वो पैसा आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, तो वो हो जाएगा पीएनएल में चला जाएगा। एंड इफ इट इज रिलेटेड टू कैपिटल नेचर, तो हम लोग उसको कैपिटलाइज करेगा। इतना ही है गवर्नमेंट ग्रांट। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को जब गवर्नमेंट हेल्प करता है ना, तो गवर्नमेंट का सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होता है। इफ आपने उस टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन किया, तब गवर्नमेंट क्या बोलेगा, ला मेरा ग्रांट को वापस रिफंड कर दे। देयर इज ऑलवेज टीएनसी अटैच्ड टू द ग्रांट्स। तो यानी ग्रांट फुलफिलमेंट में आपने कोई भी वायलेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ग्रांट किया, तो ग्रांट रिफंड करना पड़ेगा। तो ग्रांट जब रिफंड करना पड़ेगा तो हम लोग को फिर से अकाउंटिंग करना पड़ेगा। जब ग्रांट मिला था तब जो अकाउंटिंग किया था, तो जब रिफंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उसका रिवर्सल अकाउंटिंग कर देंगे हम लोग। दैट इज द अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। इतना सा ही एएस है जो इसके बारे में बताएगा। तो देखो ये एएस में क्या क्या कवर करेगा। एक तो हम लोग कवर करेगा मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट। क्या क्या होता है, मॉनिटरी मतलब पैसा मिलेगा, नॉन मॉनिटरी में पैसा नहीं मिलके आपको हो सकता है सब्सिडाइज रेट में एसेट मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, दैट इज द नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट। जैसे स्कूल्स वगैरह को, स्कूल्स जितनी भी है उनको कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी लैंड दे देती है एट ए वेरी सब्सिडाइज रेट, तो ये हो गया नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट। राइट? तो एक तो ये सीखना है अपने को, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स का कैसे अकाउंटिंग करेंगे। एंड सेकेंडली, जब जब गवर्नमेंट आपको फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए ग्रांट प्रोवाइड करता है, तब हम लोग कैसे हमारे बुक्स में एसेट्स को रिकॉर्ड करेगा, उसके बारे में एएस 12 बताएगा। एंड थर्डली जब ग्रांट को रिफंड करना होता है, तब आप लोग कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेगा, उसके बारे में एएस 12 अपने को बताता है। ग्रांट का मतलब हो गया हेल्प, हेल्प। एंड गवर्नमेंट डज नॉट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज जो गवर्नमेंट की तरह एक्ट करता है इज कैटेगराइज्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट। क्लियर है? ग्रांट मींस असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन कैश और इन काइंड टू एंटरप्राइजेस for specific purpose with certain conditions whose value can be identified। obviously certain conditions तो होना ही है, जब आपकी कोई मदद कर रहा है तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन तो होगा। तो विद सर्टेन कंडीशन जब एंटरप्राइजेस को मदद करता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। एंड नॉर्मली ग्रांट दिया जाता है बिजनेस को डेवलप करने के लिए, एक स्टेट को डेवलप करने के लिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए। यदि कोई बैकवर्ड स्टेट है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है बिजनेसमैन लोग को कि आप लोग आओ इस स्टेट में बिजनेस करो, एंड आपको जो जो हेल्प चाहिए वो हम लोग देंगे मतलब हम लोग हेल्प करेंगे। दैट इज द गवर्नमेंट ग्रांट। हो सकता है आपका पेपर वर्क इजी कर दिया जाएगा, आपको बिजनेस सेटअप करने के लिए लैंड चाहिए, आपको लैंड मिल जाएगा सब्सिडाइज रेट में। इफ आपको बहुत हैवी हैवी अमाउंट की मशीन परचेज करनी है, तो हम आपको वो परचेज करने में भी हेल्प करेंगे। हो सकता है हम आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिला दे,
तो ये सब होता है गवर्नमेंट ग्रांट। क्लियर है? अब गवर्नमेंट का मतलब मैंने जैसे बोला, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, इट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, नेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज, ये सब गवर्नमेंट, यानी जो भी बॉडी गवर्नमेंट के अंडर में आता है वो भी गवर्नमेंट ही होता है। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। आईसीआई, अपना आईसीआई भी क्या है? इट्स ए नेशनल बॉडी इंडिया के अंदर, बट इट इज रेगुलेटेड एंड फॉर्म्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी आईसीआई भी कुछ भी हेल्प करता है तो इट इज ट्रीटेड जस्ट लाइक एज अ गवर्नमेंट ग्रांट। इज इट क्लियर? अब ग्रांट जब, कब कब हमें हमारे बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है? जब एश्योर्ड हो जाए, मिलना ही है। ग्रांट शैल ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड, grant should only be recognized when there is reasonable assurance that enterprise will comply with the condition attached to it। पहला क्या है? भरोसा है, एश्योरेंस है कि इस ग्रांट से रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बिजनेस एंटरप्राइज फुलफिल करेगा, एंड ग्रांट विल बी रिसीव्ड, यानी दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होना पड़ेगा। जब ये दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल हो रहा है तब हम हमारे बुक्स में ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इज इट क्लियर? पहला है कंडीशन कि बिजनेस एंटरप्राइज उस ग्रांट से रिलेटेड जो कंडीशन है उसका फुलफिलमेंट करेगा, एंड सेकेंडली ग्रांट मिलेगा ही, ग्रांट मिलेगा ही, ये सिर्फ वादा नहीं है, अब ये कंफर्म हो चुका है, तब जाके हम लोग हमारे बुक्स में गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये दो कंडीशन है रिकॉग्निशन का, राइट? ग्रांट कैसे भी हो सकता है? सब्सिडीज के फॉर्म में, जैसे गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलता है आपको, ई व्हीकल खरीदते हो तो ई व्हीकल में आपको सब्सिडी मिलता है, तो वो हो गया गवर्नमेंट ग्रांट। टैक्स रिलैक्सेशन, जैसे टैक्स हॉलीडे पीरियड होता है, कोई भी बैकवर्ड स्टेट में डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट टूरिज्म बढ़ाने के लिए क्या बोलता है, आप आओ यहाँ पे होटल इंडस्ट्री लगाओ, होटल्स आप लगाओ, पहला 5 साल हम आपसे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लेंगे। तो ये क्या एक तरह से हेल्प हुआ, तो टैक्स रिलैक्सेशन हो गया। कैश इंसेंटिव्स, रोकड़ा दे देगा आपको, या फिर एसेट्स दे देगा, या नॉमिनल वैल्यू पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज द फॉर्म ऑफ ग्रांट जो गवर्नमेंट अपने को देता है। अब अकाउंटिंग कैसे करना है? चेक करना है जो ग्रांट मिला है, जो ग्रांट मिला है क्या वो इनकम रिलेटेड ग्रांट है या फिर मेरा कैपिटल एसेट्स बनाएगा, राइट? इफ वो इनकम रिलेटेड है, इनकम रिलेटेड है, इनकम अप्रोच के हिसाब से हम लोग उसको इनकम मानेगा और पीएनएल में क्रेडिट कर देगा उस ग्रांट को। लेकिन लेकिन इफ वो कैपिटल नेचर का है, इफ वो कैपिटल नेचर का है तो हम लोग क्या करेगा, उसको कैपिटल रिजर्व में दिखाएगा एज ए पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। क्लियर है? बट इट इज सिमिलर टू प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। कैपिटल अप्रोच का मतलब होता है वो पैसा जो एक्चुअल में मालिक को बिजनेस में लगाना चाहिए था, मालिक के बिहाफ में गवर्नमेंट ने लगाया, यानी एक तरह से मालिक का ही पैसा हुआ वो। ऑनर के बिहाफ में जब गवर्नमेंट पैसा लगाता है तो उसको बोलता है हम लोग प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। इट इज इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ग्रांट इज in the nature of promoters contribution, then such grant is credited to capital reserve. But if normal grant hai then it will be credited to profit and loss account. Is it clear? But ध्यान रखना जो ग्रांट कैपिटल नेचर का होता है, जो पैसा इट इज जस्ट लाइक ए ऑनर इन्वेस्टमेंट, यदि वैसा अमाउंट है तो उस पैसे से हम लोग कभी भी डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, एंड उसको हम लोग इनकम भी नहीं मानेगा। कैन नेवर एवर डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड फ्रॉम दैट अमाउंट। जैसे कि सपोज आपके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए गवर्नमेंट ने आपको 100 करोड़ रुपए दिया, अब एक तरह से ये एक्सपेंशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बिजनेसमैन का था, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने हेल्प किया। गवर्नमेंट ने क्या किया आपको, गवर्नमेंट ने आपको 100 करोड़ का हेल्प किया, तो दिस इज इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। नाउ दिस 100 करोड़ यू कैन नॉट यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, नीदर यू कैन से दिस इज माय डेफर्ड इनकम। इज इट क्लियर? तो दो ही तरीके से ग्रांट का ट्रीटमेंट होता है, या तो इनकम अप्रोच या फिर कैपिटल अप्रोच।
अब देखो, नॉन मॉनिटरी ग्रांट, नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब हो गया आपको एसेट वगैरह मिलेगा। तो जब भी नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है आपको, यानी पैसा नहीं देगा गवर्नमेंट, सामान दे देगा आपको। जैसे कि आपको सिलाई की मशीन, सिलाई का मशीन का प्लांट लगाना है तो सिलाई की मशीन मिल जाएगी आपको। तो उस टाइप के ग्रांट में क्या बोलता है, या तो वो आपको सस्ते रेट में देगा, सपोज सिलाई की मशीन फ्री में बांट देगा कि आप इंडस्ट्री लगाओ, लेबर लेके आओ, आपको जितना सिलाई करने का मशीन चाहिए उतना गवर्नमेंट देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो फ्री में देगा या फिर कंसेशनल रेट्स में देगा। गवर्नमेंट बोलेगा आप जाइए हमारे वहां से ले लीजिए, हमारी जो गवर्नमेंट कंपनीज है जो मैन्युफैक्चर कर रही है, आप उनके पास जाओ, 100 रुपए का सामान है वो आपको 50 रुपए में दे देंगे। इसको बोलते हैं कंसेशनल रेट में। तो जितना कंसेशनल रेट में मिला उसी वैल्यू पे हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। 50 रुपए में मिला तो 50 रुपए में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तब हम लोग उसको हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करता है एट नॉमिनल वैल्यू। और नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, कितना भी वैल्यू से हम बस उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करके छोड़ देगा। इज इट क्लियर? देन ग्रांट कितना तरीके का हो सकता है, इनकम के लिए हो सकता है, ठीक है। इनकम ग्रांट का मतलब होता है कि आप वो ग्रांट का पैसा जो गवर्नमेंट से मिला है उसको अपने बिजनेस में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। देन सच टाइप ऑफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सच टाइप ऑफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यदि आपको गवर्नमेंट से कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस करने के लिए पैसा मिला है, राइट, कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस करने के लिए पैसा मिला, सपोज गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया एम्प्लॉयज वेलफेयर के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने आपको हेल्प किया और पैसा दिया, राइट। तो वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए यूज करना पड़ेगा। जितना पैसा आपने यूज कर लिया, यानी जितना खर्चा कर दिया, that will be charged, that much amount will be charged to profit and loss account, and the balance grant value will be treated as a liability। सपोज गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज के लिए एक्सपेंस करने के लिए आपको 10 लाख रुपए दिया, राइट। अब ये 10 लाख रुपए से आपने करंट ईयर में क्या किया, 4 लाख रुपए का एक्सपेंस कर दिया। तो 4 लाख रुपीज आउट ऑफ द 10 लाख ग्रांट, 4 lakh will be credited to profit and loss account and 6 lakh will be treated as a liability which you have to incur expense in future। Is it clear? Then कभी कभी गवर्नमेंट आपको करंट एसेट्स मेंटेन करने के लिए, करंट एसेट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक, ठीक है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए पैसा देता है। बिकॉज जब आप ज्यादा इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं तो आपका पैसा ब्लॉक होता है, राइट। तो उसके लिए गवर्नमेंट हेल्प करता है कि आप टेंशन मत लो, हम आपको हेल्प कर रहे हैं, आप थोड़ा ज्यादा स्टॉक करके रखो अपने पास में। तो उस कंडीशन में सच टाइप ऑफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये एक तरह से कैपिटल नेचर का ग्रांट हो गया। क्लियर है? एंड इफ ग्रांट इज इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, नेचर ऑफ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो पैसा मालिक को लगाना चाहिए था, मालिक के बिहाफ में गवर्नमेंट ने लगा दिया, उसको हम लोग बोलता है प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन। एंड सच ग्रांट इज ऑल्सो कैपिटल इन नेचर, वो हर टाइम नहीं मिलता है आपको, तो दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इज इट क्लियर? एंड उसको अपन कहीं पे भी खर्चा कर सकते हैं करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स एक्वायर करने के लिए। इज इट क्लियर? देन बेल आउट ग्रांट, बेल आउट ग्रांट का मतलब होता है कि जब कंपनी का हालत बहुत खराब होता है, जब कंपनी का हालत बहुत ज्यादा खराब होता है तो उसको रिवाइव करने के लिए जो हेल्प किया जाता है उसको हम लोग बोलता है बेल आउट ग्रांट। जैसे कोई जेल में बंद है और उसका बेल करवाते हैं ना, बेल करवाने के लिए पैसा देना पड़ता है, तो उसी तरीके से बेल आउट ग्रांट होता है। यानी कंपनी पूरा फंसा हुआ है, हालत खराब है, उसको रिवाइव करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसको बोलते हैं बेल आउट ग्रांट। तो उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन कुछ नहीं होता कि तुम यही यूज करोगे, वो पैसा नॉर्मली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक ए इनकम ग्रांट। तो उसको, उस टाइप के ग्रांट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर देते हैं। एंड इफ ग्रांट आपको फिक्स एसेट्स के लिए मिला है, ग्रांट फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए मिला है,
फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए मिला है, तो हमारे पास दो तरीका बता रहा है AS12 अकाउंटिंग करने का। पहला तरीका है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड का मतलब है आप क्या करो, एसेट की कॉस्ट से ही उस ग्रांट को कम कर दो। सपोज हमने एसेट्स खरीदा 10 लाख का और गवर्नमेंट से ग्रांट मिला 2 लाख का, तो हम हमारे बुक्स में एसेट को कितने रुपए में रिकॉर्ड करेंगे? 8 लाख रुपीज में। 8 लाख रुपीज में ही रिकॉर्ड करेंगे और फिर 8 लाख को डेप्रिशिएट करते जाएंगे। दिस इज द डिडक्टिव मेथड। व्हाट वी विल डू, ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट में से ही ग्रांट वैल्यू को माइनस कर देंगे एंड फिर जो बैलेंस वैल्यू बचेगा उसको एवरी ईयर डेप्रिशिएट करते जाएंगे। इज इट क्लियर? लेकिन यदि इफ आपको जो ग्रांट मिला है इज इक्वल्स टू कॉस्ट वैल्यू ऑफ एसेट, इज इक्वल्स टू कॉस्ट वैल्यू ऑफ एसेट, देन सपोज 10 लाख का एसेट था, ग्रांट भी मिला है 10 लाख रुपए का, उस कंडीशन में डज नॉट मीन कि हम एसेट को बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। हम एसेट को बुक में रिकॉग्नाइज करेंगे, बट कितने रुपए में करेंगे? नॉमिनल वैल्यू। इट कैन बी 1, 10, 100, जो आपको ठीक लगे। इज इट क्लियर? इट विल बी रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू। लेकिन यदि इफ ग्रांट मिला है आपको 15 लाख रुपए का और आपने एसेट्स खरीदा सिर्फ 10 लाख रुपए की, देन द एक्स्ट्रा 5 लाख ग्रांट विल बी इन योर बुक्स एज अ लाइबिलिटी। फ्यूचर में आपको एसेट्स खरीदना पड़ेगा, वो जो एक्स्ट्रा 5 लाख है वो आपके लिए लाइबिलिटी ही रहेगा। इज इट क्लियर? तो ये एक तरीका है डिडक्टिव मेथड, जहां पे हम क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू से ही ग्रांट को माइनस कर देते हैं। और एक होता है एडिटिव मेथड। एडिटिव मेथड में आपको क्या करना है, फिक्स एसेट्स को हम लोग कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेगा, उसका वैल्यू को प्लस माइनस नहीं करता है, राइट? ग्रांट को अलग से एक अकाउंट में रख देता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में अलग से, सपोज आपने 10 लाख का एसेट खरीदा, आपको गवर्नमेंट से मिल रखा था 5 लाख रुपए। नाउ बुक्स में एसेट 10 लाख का ही रिकॉर्ड करेंगे। 5 लाख गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिकॉर्डेड एज बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। 5 लाख रुपए अलग से रिकॉर्ड करेंगे एंड एवरी ईयर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स था उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है? अब जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उस रेशियो में मेरा डेफर्ड ग्रांट अकाउंट भी कम होता जाएगा एंड आई विल ट्रांसफर द डेफर्ड ग्रांट अकाउंट का वैल्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर मतलब पहले पीएल टू डेप्रिसिएशन करेगा और उतना ही रेशियो से डेफर्ड ग्रांट टू पीएल कर देगा। यस, सपोज कि आपको आपको क्या हुआ, गवर्नमेंट आपने 50 लाख का एसेट खरीदा लेकिन उसके लिए आपको गवर्नमेंट से मदद मिला था 25 लाख का, तो आप पहले क्या करोगे, अपने बुक्स में एसेट रिकॉर्ड करोगे 50 लाख में एंड 25 लाख को जो ग्रांट मिला उसको एसेट में कुछ भी प्लस माइनस नहीं करके अलग से डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में लिख दोगे। क्लियर है? एंड assuming the life of the asset was 10 years and every year depreciate करना पड़ेगा, तो हम लोग हर साल कितना डेप्रिसिएशन करेंगे? 5 लाख 5 लाख 5 लाख डेप्रिशिएट करेंगे। क्लियर है? तो पहले साल इस एसेट को हम जब डेप्रिसिएशन करेंगे एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्लियर है? तो जितना डेप्रिशिएट करोगे 10 साल में उस रेशियो में डेफर्ड ग्रांट को राइट ऑफ करना है। यानी 10 साल में डेप्रिसिएशन का मतलब है 5 लाख 5 लाख 5 लाख ऐसे करके करते जाएंगे ना। ये हो गया डेप्रिसिएशन का रेशियो। ये डेप्रिसिएशन हर साल होगा। तो इस रेशियो में यानी कहना इसे 1:1:1 यानी 1/10। तो डेफर्ड ग्रांट में जितना पैसा पड़ा था पहले साल 1/10 निकाल के हम पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर वैसे ही होगा 2/10, फिर 3/10, 4/10। इज इट क्लियर? यस सर। एंड द लास्ट पार्ट, ये तो था फिक्स एसेट्स के केस में। एंड द लास्ट पार्ट जो AS12 आपको सिखाता है उसमें क्या करना है आपको, इफ आपने ग्रांट को रिफंड कर दिया तो क्या, इफ ग्रांट रिफंड कर दिया हमने तो दो मेथड है, एक एडिटिव और एक डिडक्टिव।
इफ जब ग्रांट मिला था तब आपने एसेट का वैल्यू इफ माइनस किया है, तो रिफंड करने के टाइम क्या करो, एसेट का वैल्यू वापस प्लस कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब मिला था तो हमने एंट्री किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, अब जब रिफंड कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड इफ आपने क्या किया है, एडिटिव मेथड लगा रखा है, एडिटिव मेथड के केस में क्या होगा, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ सर। यानी हाँ जब सर। ग्रांट मिलता है जो एंट्री करते हो उसका एग्जैक्ट रिवर्सल एंट्री कर देंगे ऑन द रिफंड डेट। रिफंड और रिफंड कब करना पड़ता है, जब हम लोग कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता गवर्नमेंट का, फुलफिल नहीं करता है, वायलेशन करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग रिफंड कर देगा। और रिफंड के केस में क्या होगा कि जब मिला था, जिस अकाउंट को हमने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे, और जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा, यानी रिवर्सल एंट्री हो जाएगा। इज इट क्लियर? और जब 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 ग्रांट को रिफंड करना पड़ा है तो इसको हम लोग हमारे बिजनेस में बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस हो चुका है कि ग्रांट रिफंड करना पड़ रहा है। तो ग्रांट रिफंड करना इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फॉर द बिजनेस एंड इट इज ट्रीटेड एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर AS5। क्लियर है? एंड डिस्क्लोजर में आपको क्या करना है, AS12 दो एग्जाम में नहीं आता, डिस्क्लोजर पार्ट आ गया तो क्या करना है, ग्रांट को आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया वो पॉलिसी बताना है कि आपने एडिटिव मेथड फॉलो किया, डिडक्टिव मेथड फॉलो किया, इफ इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स तो वो बताना पड़ेगा, या फिर आपने इसको इनकम अप्रोच माना है या फिर एज ए कैपिटल अप्रोच ट्रीट किया है। इफ इनकम अप्रोच माना है तो P&L में क्रेडिट किया होगा, एंड इफ कैपिटल अप्रोच माना है तो आपने कैपिटल रिजर्व में इसको क्रेडिट किया होगा, तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में। क्लियर है? एंड इफ ग्रांट को रिफंड करना पड़ा है तो ये बात भी आपको यूजर्स को बताना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को इतना रुपीस का ग्रांट रिफंड करना पड़ा और उसका रीजन क्या है। इज इट क्लियर? तो ये था आपका ओवरऑल AS12। क्लियर है? कोई डाउट यहां पे आप लोगों को? नहीं। क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन करा दीजिए, वो रिफंड रिफंड वाला कुछ करा दीजिए बड़ा। हाँ सर, बस एक ही क्वेश्चन काफी है, फिर नेक्स्ट एस कर लूंगा। छोटा सा ही है, फटाफट कर लेते ना, 15 मिनट लगेगा, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अभी 10 से 15 मिनट में। फटाफट 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 सब खत्म कर लेते हैं, आओ रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि फिर छूट जाएगा। AS5 क्या है वो बताइए ना। AS5 आपका ग्रुप 2 अकाउंट्स में, ग्रुप 1 में नहीं है। वो ना मतलब नाम क्या है उसका? AS5 का क्या नाम? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड, वो सब है। AS4 AS5 दोनों आपके ग्रुप 2 अकाउंट्स में है, तो यहाँ है ही नहीं, तो उसका रेलिवेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है सर। अब देखो, नंबर 1, जेड लिमिटेड परचेज्ड a fixed assets for 50 lakh which has the estimated useful life of 5 years with the salvage value of 5 lakh। 50 लाख का एसेट खरीदा, यूजफुल लाइफ है 5 लाख, 5 साल, सेल्वेज वैल्यू है 5 लाख। ऑन परचेज ऑफ द एसेट गवर्नमेंट ग्रांट इट on purchase of the asset government granted it a grant of 10 lakh। Pass the necessary journal entries in the books of the company for first 2 years if the grant amount is deducted from the value of asset। पहला 2 साल के लिए आपसे जर्नल एंट्री मांगा और हम क्या फॉलो कर रहे हैं, डिडक्टिव मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख। फिर उसके लिए करेंगे बैंक टू एसेट, ग्रांट के लिए। यस, जब ग्रांट मिलेगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, 10 लाख से ये कम हो जाएगा
तो हमारे बुक्स में नेट एसेट रिकॉर्ड होगा 40 लाख में। फिर ईयर एंड में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा? 40 लाख का एसेट है, 5 लाख का स्क्रैप वैल्यू है और लाइफ है 5 ईयर्स, 7 लाख 7 लाख का डेप्रिसिएशन ईयर 1 में चार्ज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट एंड देन पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। फिर सेकेंड ईयर में और तो कोई एंट्री होगा नहीं, सीधा सेकेंड ईयर का एंड में जाएंगे, फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 7 लाख एंड देन पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 7 लाख, कहानी खत्म। नंबर 2, जेड लिमिटेड परचेज फिक्स एसेट्स ऑफ 50 लाख। तो दोनों साल तो इसको डालना पड़ेगा ना पीएल में। हाँ, पहला साल ईयर भी एंड 7 में लाख। यस, हाँ 7 लाख, क्योंकि नॉमिनल नेचर के सारे अकाउंट क्लोज होते हैं बाय ट्रांसफरिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड नंबर में क्या बोला? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर फर्स्ट ईयर, ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम का मतलब हो गया, क्या हो गया? एडिटिव डेफर्ड मेथड। इनकम का मतलब, हाँ मतलब ये पूरा 50 लाख पे रिकॉर्ड होगा ऐसे टू वैन कि डेफर्ड वैल्यू जो है वो 10 लाख है, वो उसका डेप्रिसिएशन पीएनएल में क्रेडिट होगा। यस, अब देखो क्या होगा, 50 लाख को पहले हम उसी पे रिकॉर्ड करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख। जब ये ग्रांट मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम या डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। क्लियर है? अब एवरी ईयर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? 50 लाख माइनस 5 लाख रेजिडुअल वैल्यू था, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट, यानी 9 लाख एवरी ईयर 9 लाख का डेप्रिसिएशन होगा। तो रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन में हम लोगों को क्या करना है? डेफर्ड इनकम, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट से पैसा निकाल के पीएनएल में चार्ज करना पड़ेगा। तो रेशियो बन गया 1:1:1, यानी 10 लाख में से 1/5, 10 लाख का 1/5 यानी 2 लाख रुपए हम लोग डेफर्ड ग्रांट अकाउंट से फर्स्ट ईयर के एंड में निकालेंगे और उसको पीएनएल में चार्ज कर देंगे। डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख। सिमिलरली सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन का एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 9 लाख रुपए एंड देन पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 9 लाख रुपए एंड डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 2 लाख रुपए फिर से। इज इट क्लियर? तो ये था हाँ सर। डिडक्टिव और एडिटिव मेथड। नंबर 3, Santosh Limited has received a grant of 8 crore from the government for setting up a factory in the backward area. Out of this grant, the company distributed 2 crores as dividend. Also, Santosh Limited received land free of cost from the state government, but it has not recorded it at all in the books as no money has been spent. In the light of AS12, examine whether the treatment of both the grant is correct or not. पहला बात है, 8 करोड़ गवर्नमेंट से मिला फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। फैक्ट्री सेटअप तो करने का काम ग्रांट को होता है, डिविडेंड की तरह थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यस, फैक्ट्री सेटअप करने का काम होता है मालिक का, यानी दिस टाइप ऑफ ग्रांट इज इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन एंड सच ग्रांट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व and any promoter's contribution grant you cannot use for distribution as a dividend. Hence company उसमें से पैसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं दे सकता, पहला केस। सेकेंडली, लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है तो क्या हुआ? नॉन मॉनिटरी ग्रांट रिसीव्ड नॉमिनल फ्री ऑफ वैल्यू में कॉस्ट विल बी रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू। हम लोग उसको नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड करेगा ही करेगा। इज इट क्लियर? Top and Top Limited has set up its business in designated backward area, which entitles the company to receive from the government of India a subsidy of 20% of the cost of investment, for which no repayment was ordinarily expected. Moreover, there was no condition that the company should purchase any specified asset for this subsidy. Having fulfilled all the conditions under the scheme, the company on its investment of 50 crores in capital assets received rupees 10 crore from the government in January. The company wants to treat this receipt as an item of revenue and thereby reduce the losses on profit and loss account. Keeping in view the relevant accounting standard, discuss whether the action is justified or not. यानी क्या हुआ
इन्वेस्टमेंट बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट बोला जितना तुम इन्वेस्ट करोगे उसका 20% हम आपको सब्सिडी दे देगा। इज इट क्लियर? तो ये तो इन द नेचर ऑफ कैपिटल हुआ। इन्वेस्टमेंट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी मालिक लोग का होता है। सो ये भी एक तरह से इन द नेचर ऑफ क्या है? प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। इट इज नॉट इन द नेचर इनकम अप्रोच थोड़ी ना है। तो ये भी क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे, विल नॉट बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? हाँ सर। सर Next, how would you treat the following in the accounts in accordance with AS 12? 35 lakh received from local authority for providing medical facilities to the employee. ये तो एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए मिला है आपको। तो इसको क्या करेगा? जितना खर्चा कर देगा मेडिकल फैसिलिटी के लिए उतना तो पीएनएल में ग्रांट क्रेडिट हो जाएगा, और जितना नहीं करेगा उसको एज ए लाइबिलिटी दिखाएगा हमारे बुक्स में। 100 lakh received as subsidy from the central government for setting up a unit in notified backward area. तो भाई बैकवर्ड एरिया में यूनिट लगाने के लिए सरकार हम लोग को मदद कर रहा है 100 लाख का, जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है मालिक लोग का खर्चा करने का। सो ये तो इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है। तो इफ इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन है देन इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इज इट क्लियर? Next, JED Limited purchased a fixed assets for rupees 50 lakh, which has the estimated useful life of 5 years with the salvage value of 5 lakh. On purchase of the asset, government granted it a grant of 10 lakh. This amount was reduced from the cost of asset. और ये जब हमने रिकॉर्ड किया था तब हमने एसेट की कॉस्ट में से कम कर दिया। यानी जब हमने रिकॉर्ड किया होगा एसेट को तो कितने में रिकॉर्ड किया? 50 माइनस 10 40 लाख पे रिकॉर्ड किया था। Grant was considered as refundable in the end of second year to the extent of 7 lakh. अब end of second year में ये ग्रांट हम लोग को रिफंड करना पड़ेगा। तो ग्रांट रिफंड करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? पास द जर्नल एंट्री फॉर रिफंड ऑफ द ग्रांट। ग्रांट मिला तब हमने क्या एंट्री किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब ये 7 लाख रिफंड करना है तो इसका एंट्री क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7 लाख कर देंगे, कहानी खत्म। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स इज परचेज्ड फॉर रुपीज 20 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड टुवर्ड्स इट इज 8 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 4 लाख, यूजफुल लाइफ 4 years, assume depreciation on the basis of straight line method. Asset is shown in the balance sheet net of grant. नेट ऑफ ग्रांट का मतलब हो गया डिडक्टिव मेथड। ग्रांट माइनस करने के बाद हम लोग बुक्स में एसेट को दिखाता है। आफ्टर 1 year ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 5 lakh ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन। पास जर्नल एंट्रीज फॉर फर्स्ट 2 years। पहला 2 साल के लिए जर्नल एंट्री पास करने बोला। तो पहले साल में तो क्या होगा? हमने एसेट खरीदा तो एंट्री होगा फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20 लाख। फिर ग्रांट मिला तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 8 लाख रुपीज से। तो हमने बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड किया है 12 लाख रुपए में। अब फिर ईयर एंड में डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे? 12 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 4 लाख डिवाइडेड बाय लाइफ। तो कितना हो जाएगा? 2 लाख का डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 2 लाख रुपए, एंड देन डेप्रिसिएशन को क्लोज कर देंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए, कहानी खत्म। सेकेंड ईयर में हम लोग को क्या करना पड़ गया? ग्रांट को रिफंड करना पड़ गया। तो अब जब ग्रांट रिफंड करेंगे 5 लाख रुपए का तो हमें एसेट का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख। हमारे लिए एसेट का वैल्यू था कितना? बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा था 12 लाख से, और पहले साल 2 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया तो 10 लाख का वैल्यू बचा था। अब वापस 5 लाख का रिफंड कर देंगे तो 5 लाख इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब एसेट का वैल्यू हो गया 15 लाख सेकेंड ईयर में।
अब 15 लाख को हम लोग डेप्रिशिएट करेगा ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, एक साल तो जा चुका, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 3 यानी सेकेंड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन होगा 5 लाख का, सॉरी 15 लाख माइनस 4 लाख का तो रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 इयर्स बचा है, तो 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 यानी 3.67 लाख का सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 3.67 एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 3.67। इज इट क्लियर? कोई डाउट रहने से पूछ लेना। नेक्स्ट, on 1st of April X1, ABC Limited received government grant of rupees 300 lakh for acquisition of machinery costing 1500 lakh। 1500 लाख का मशीन खरीद रहे थे, गवर्नमेंट से 300 लाख का मदद मिल गया। द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। हम लोग डिडक्टिव मेथड फॉलो कर रहे हैं, इमीडिएटली हमने ग्रांट को क्या किया, एसेट में से माइनस कर दिया। द लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 5 years। The machinery is depreciated at 20% on WDV basis. Okay, the company had to refund the grant in May 2000 X4 due to non-fulfillment of certain condition। हमने लिया कब था? 1 अप्रैल X1। उस टाइम 1500 लाख का एसेट था, 300 लाख का ग्रांट, तो हमने बुक्स में रिकॉर्ड किया था 1200 लाख पे उसको रिकॉर्ड किया था। अब जिस दिन रिफंड करना है उस दिन का पहले बुक वैल्यू निकाल लेता है, तो 2000 X1 एंड X2 एक साल का डेप्रिसिएशन, 1200 लाख पे 20% का डेप्रिसिएशन किया होगा हमने 240 लाख। देन अगेन X2 X3 में भी डेप्रिसिएशन होगा 1200 लाख माइनस 240, WDV मेथड है, 960 लाख पे 20%, 192 लाख नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। फिर 13-14 का भी डेप्रिसिएशन होगा, X3 X4 का भी डेप्रिसिएशन होगा 1200 लाख, 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू पता चल जाएगा। उस बुक वैल्यू पे 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी 153.6 लाख। ये कर दिया हमने राइट ऑफ। इज इट क्लियर? उसके बाद में क्या करना है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का बुक वैल्यू पता चल जाएगा हम लोग को। इतना डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बुक वैल्यू पता चलेगा ऑन 1 अप्रैल X4 बुक वैल्यू होगा हमारा 614.4 लाख। अब मई में हमने ग्रांट रिफंड कर दिया, ग्रांट रिफंड करते ही एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 300 लाख से एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो एसेट का वैल्यू हो जाएगा 914.4। तो X4 X5 में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, 914.4 पे 20%, 182.88। इज इट क्लियर? ₹182.88 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। नेक्स्ट नंबर 9, A Limited purchased a machinery for ₹40 lakh, useful life है 4 साल, residual value 8 lakh, government grant received 16 lakh। Show the journal entries to be passed at the time of refund of grant in the 3rd year and the value of the fixed assets। तीसरे साल में जब आप ग्रांट को रिफंड कर रहे हो तो आपको रिफंड की डेट में क्या एंट्री करना है। इफ ग्रांट आपने क्रेडिट किया था फिक्स एसेट्स में, मतलब डिडक्टिव मेथड, तो जब रिफंड कर रहे हैं तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16 लाख से, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16 लाख से, यहां पे ये एंट्री हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ द एसेट बताना है, वैल्यू ऑफ द एसेट कितना हो जाएगा। हमने लिया था
कितना साल बाद? इन द थर्ड ईयर। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। एसेट था 40 लाख का, ग्रांट मिला था 16 लाख, तो हमने बुक्स में इसको रिकॉर्ड किया 24 लाख में। अब 4 साल में डेप्रिशिएट करना है आपको, तो क्या हो जाएगा? 24 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 4, यानी एवरी ईयर 4 लाख का डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट 2 इयर्स में हमने कितना डेप्रिसिएशन कर दिया? 8 लाख का। तो बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा था 24 लाख, उसमें से 8 लाख तो डेप्रिशिएट हो गया। क्लियर है? तो वैल्यू बचा हमारे पास 16 लाख। फिर हमने ग्रांट को रिफंड कर दिया, तो 16 लाख से वैल्यू बढ़ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ द एसेट होगा ऑन द डेट ऑफ रिफंड 32 लाख। इज इट क्लियर? अब 32 लाख थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा? 32 लाख में से स्क्रैप वैल्यू माइनस होगा 8 लाख। अब तो सिर्फ 2 साल ही बचा है। That means 12 lakh will be the depreciation for third year if we have followed deductive method. Is it clear? लेकिन इफ आपने एडिटिव मेथड फॉलो किया होगा, तो जब एसेट खरीदा तो एंट्री किया होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट? और ग्रांट मिला होगा तो एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। तो पहले साल हम कितना से डेप्रिशिएट करेंगे? 40 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, यानी 8 लाख। सेकेंड ईयर में भी 8 लाख, तो 2 साल का 16 लाख का डेप्रिसिएशन चला गया। तो 16 लाख का डेप्रिसिएशन चला गया, तो 2 साल डेफर्ड ग्रांट से पीएनएल में भी तो पैसा चार्ज किया होगा हम लोगों ने। डेफर्ड ग्रांट से पीएनएल में भी तो पैसा चार्ज किया होगा। रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हुआ? 8 8 8 8। एवरी ईयर इतना करना था अपने को, तो हमारा रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन आ रहा था 1:1:1। तो पहले साल डेफर्ड ग्रांट में से पीएनएल में कितना ट्रांसफर कर देंगे? 16 लाख का 1/4, 4 लाख रुपए। तो डेफर्ड ग्रांट से पीएनएल में जा चुका है 4 लाख रुपए। फिर सेकेंड ईयर में भी हम क्या करेंगे? डेफर्ड ग्रांट से पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे 4 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए पीएनएल में ट्रांसफर हो चुका, और 8 लाख रुपए अभी भी आपका डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में पड़ा है। तो जब आप ग्रांट रिफंड करोगे, तो रिफंड करना है 16 लाख। अब ये 16 लाख कहां कहां से आएगा? 8 लाख तो पड़ा है आपका डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में, राइट? 8 लाख पड़ा है डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में, और डेफर्ड ग्रांट से पीएनएल में कितना क्रेडिट कर दिया था? 8 लाख। तो वापस वो पीएनएल से निकालेंगे। दैट विल बी द एंट्री ऑन द डेट जब हम लोग ग्रांट को रिफंड करेगा। इज इट क्लियर? और एसेट का वैल्यू में तो कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। एसेट का वैल्यू तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमने पहले एसेट का वैल्यू कम ही नहीं किया था। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो एसेट का वैल्यू है वही वैल्यू रहेगा थर्ड ईयर में। इज इट क्लियर? कोई यस डाउट? सर। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना स्टडी मेट का। Supriya Limited received a grant of 2500 lakh during the accounting year X1 X2 from government for welfare activities to be carried on by the company for its employee. Oh my God! Employees के लिए. The grant prescribed condition for its utilization. However, during the X2 X3, it was found that the condition of grant were not complied with, and the grant had to be refunded to the government in full. Elucidate the current accounting treatment with reference to the provision of AS12. बताओ आप कैसे क्या करेंगे? ये क्वेश्चन आप लोग बताओ मुझे। बोलो बोलो। जब ग्रांट मिला था तब ये स्पेसिफिक एक्सपेंस करना है एम्प्लॉयज के लिए, राइट?
अब हमें क्वेश्चन पीएल में जाता है उस टाइम। क्या चीज? जब ये ग्रांट मिला होगा तब पीएल में गया होगा, और जब रिफंड करेगा तो पीएल से निकाल के नहीं दे देगा। नहीं 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 नहीं, जब ग्रांट मिला होगा तब हमने पीएनएल में डाला ही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन में बोला क्या है कि आपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ खर्चा किया भी है, तो हमने इसको एक लाइबिलिटी मान लिया था। हमें जब ग्रांट मिला होगा तब हमने एंट्री किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक ग्रांट अकाउंट, ये किया था हमने। अब जितना एक्सपेंस कर दिया होता, इफ हमने कुछ एम्प्लॉय के लिए एक्सपेंस किया होता तो उतना पैसा पीएनएल में चला जाता ग्रांट का, बट क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं कि हमने कुछ एक्सपेंस किया है, तो इसका मतलब अभी भी ये पूरा का पूरा पैसा लाइबिलिटी के तौर पे तुम्हारे बुक्स में पड़ा है। अब रिफंड करना है तो क्या करेंगे, एंट्री को रिवर्स कर देंगे। इज इट क्लियर? स्पेसिफिक ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बाय चांस क्वेश्चन ये बोलता आपको कि आपने कुछ पैसा यूज कर लिया है, मतलब आपने एम्प्लॉयज के लिए एक्सपेंस किया, लेट्स अज्यूम आपने 1000 लाख एम्प्लॉय के लिए एक्सपेंस किया है। इफ 1000 लाख हमने एम्प्लॉय के लिए एक्सपेंस किया है ना, तो हमने ये एंट्री पास कर चुके होते। 1000 लाख हमारा पीएनएल में जा चुका होता, तो जब रिफंड करते तो बताओ क्या एंट्री होता। अब यदि हमें पूरा का पूरा ग्रांट रिफंड करना है तो हमारा एंट्री क्या होगा? इफ क्वेश्चन ये लिखता कि आपने 1000 लाख एम्प्लॉयज के लिए एक्सपेंस किया है, तो रिफंड डेट में हम क्या एंट्री करते? तो 1500 तो डायरेक्ट रिवर्स हो जाता है, और 1000 रुपया 1000 लाख पीएल से निकाल के दे देता। यस, स्पेसिफिक ग्रांट अकाउंट डेबिट 1500 लाख, पीएनएल अकाउंट डेबिट 1000 लाख टू बैंक अकाउंट 2500 लाख। इज इट क्लियर? यस सर। सर हाँ, आप पहले कुछ और लिखा था, आप पहले जो आंसर लिखा था ना, उसमें आप लिखा था कि ये जो ग्रांट है, दिस इज इन द नेचर रेवेन्यू एंड इज क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। हाँ, यदि पूरा का पूरा रेवेन्यू मान के हम लोग पीएनएल में क्रेडिट करते तो फिर पीएनएल से रिवर्स करेंगे, लेकिन हम लोग इसको लाइबिलिटी के तौर पर भी मान सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रांट हो गया ना, वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयज, तो इसको स्पेसिफिक ग्रांट का नेचर में भी ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। जैसे जैसे खर्चा करेंगे उतना अमाउंट पीएनएल में क्रेडिट होता जाएगा। तब तक के लिए तो लाइबिलिटी। हाँ, तब तक के लिए लाइबिलिटी। ठीक है। ठीक है, दैट वाज योर एएस 12। आपका एएस 12 में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से। कोई भी डाउट एएस 12 में है तो यू कैन आस्क। ठीक सर। छोटा सा एएस था, ठीक है, तो फिर नया एएस स्टार्ट करता है फटाफट।